Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture 2 of the subject data structure and algorithms. In lecture 1, we have covered the definition of data, different terminologies associated with data, and the hierarchy of data like fields, records, file, and database. And then we discussed in detail that what is data structure. We also discussed different names of data structure, but today in lecture 2 we are going to discuss these data structures in detail. So let's start. The very first data structure which we are going to discuss is array. देखिए, आपने अब तक जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा, इनमें आपने वेरिएबल्स पर यकीनी तौर पे काम किया है। इन वेरिएबल्स के अंदर अगर आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। जैसा कि अगर आप सी लैंग्वेज में इंटीजर ए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आप अपने प्रोग्राम में उस ए वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उस ए वेरिएबल में एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर होगी, जैसा कि a इज इक्वल टू 10। और अगर आप अपने प्रोग्राम में कहीं आगे जाकर दोबारा से a को कोई और वैल्यू असाइन करते हैं लाइक a इज इक्वल टू 20, तो अब पहले वाली वैल्यू 10 उसके ऊपर 20 ओवरराइट हो जाएगा। इस डिस्कशन का अल्टीमेट मकसद ये है कि आप ये समझ पाएं कि सिंपल जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर रहती है, कभी भी एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर नहीं होती। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ेकार मौजूद हैं, जिसमें से आज हम जो डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है एरे। अब ये एरे है क्या? लेट्स सी। A simplest type of data structure is linear array. एरे को सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहा जा रहा है और यहाँ पर एक इंतहाई अहम वर्ड हमने यहाँ मेंशन किया है कि ये लीनियर एरे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लीनियर एरे क्या है। देखिए, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं और कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट या तो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा, कनेक्टेड होगा, या फिर अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। इसके अलावा ये किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो या किसी और एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो,
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट को आगे चलकर मजीद वाज़ेह अंदाज में पेश किया जाएगा। फिलहाल इस वक्त तक के लिए आपके लिए काफ़ी है कि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। Array is a list of a finite number n of similar data elements referenced respectively by a set of n consecutive numbers, usually 1, 2, 3 up to n. देखिए, एरे बताते खुद अगर हम इसको एरे की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा टाइप एलिमेंट्स। अब होमोजेनस किसे कह रहे हैं? होमोजेनस का मतलब है सेम, यानी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या वैल्यूज या डेटा आइटम्स स्टोर किए जाएंगे उनकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। यानी अगर आप एरे के अंदर इंटीजर नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो जितने भी नंबर्स उसमें स्टोर होंगे वो सब के सब इंटीजर होने चाहिए, या फिर सारे के सारे नंबर फ्लोट हों, या सारे की सारी वैल्यूज कैरेक्टर टाइप की हों। इसी तरह से सारी की सारी वैल्यूज या तो स्ट्रिंग टाइप की हों। यहाँ पर इस डेफिनेशन में हमने कहा है फाइनाइट नंबर n। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा टाइप एलिमेंट्स, तो वो जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट नंबर्स का या एलिमेंट्स का नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर लाइक n। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, n की वैल्यू 100 भी हो सकती है, n की वैल्यू 200 भी हो सकती है, n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है। यानी आप अपने एरे में जितने चाहे एलिमेंट स्टोर करें, मगर देयर मस्ट बी एनी स्पेसिफिक नंबर। हम ये नहीं कह सकते कि एरे में अनलिमिटेड नंबर स्टोर हो सकते हैं, यकीनन नहीं। उसकी वजह यह है कि आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट्स स्टोर किए जाएंगे, अल्टीमेटली उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर होना है, और मेमोरी आपकी इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है। यानी मेमोरी की अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट है। इसके अलावा इस डेफिनेशन में यह बात की गई है कि जब आप एरे में एलिमेंट्स स्टोर करेंगे तो उन एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए एक रेफरेंस नंबर यूज हो रहा होगा। यानी अगर आप पहले एलिमेंट की बात करते हैं एरे के अंदर, जैसे हमने कहा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस डेटा टाइप एलिमेंट्स, इसका मतलब यह है कि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो अब पहले एलिमेंट को अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम रेफरेंस नंबर 1 यूज करेंगे। सेकंड एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम रेफरेंस नंबर 2 यूज करेंगे। थर्ड एलिमेंट को पॉइंट आउट करने के लिए हम रेफरेंस नंबर 3 यूज करेंगे, एंड सो ऑन। यहां पर इस बात को भी समझना जरूरी है कि देखिए एलिमेंट्स की डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, एलिमेंट इटसेल्फ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके जो रेफरेंस नंबर हैं या इंडेक्स नंबर हैं वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे, राइट? इफ ए इज द नेम ऑफ एरे, अगर हम कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उस एरे का नाम ए रखा गया है, देन द एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिनोटेड बाय सबस्क्रिप्ट नोटेशन। अब ए के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, यानी ए यहाँ पर लीनियर एरे का नाम है। जिस तरीके से आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, लाइक इंटीजर ए या इंटीजर बी या फ्लोट एफ या कैरेक्टर सी, तो a या b या f या c, these are the different names of variables. Similarly, if you are going to create an array, there has to be a name of that array. In this case, we are going to study that we have given a name a to the array. यानी a array variable का एक नाम है, और अगर उस a variable में
आपने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया है, तो उन वैल्यूज को पॉइंट आउट करने का तरीकेकार क्या होगा? देयर कैन बी डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो अगर हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन को यूज करें तो उसमें हमारे पास तरीकेकार होगा A1, A2, A3 अप टू AN। यहां पर आप देख सकते हैं 1, 2 या 3 या n ये एक्चुअली रेफरेंस नंबर हैं, या ए वेरिएबल के ए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को पॉइंट आउट करने के लिए इंडेक्स नंबर हैं। इस नोटेशन को हम सबस्क्रिप्ट नोटेशन कहते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 अप टू n दीज आर बेसिकली रिटन इन सबस्क्रिप्टेड फॉर्मेट। और ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट को यूज करें। इफ यू आर यूजिंग पैरेंथेसिस नोटेशन, देन ए वेरिएबल या ए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को रेफरेंस के तौर पर यूज करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे कि a of 1, a of 2, a of 3 एंड अप टू a of n। और अगर आप ब्रैकेट्स पर नोटेशंस को यूज करते हैं तो लिखा जाएगा a of 1, a of 2, a of 3 अप टू a of n, मगर ये रेफरेंस नंबर अब पैरेंथेसिस में नहीं बल्कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। नोटेशन कोई भी हो, यानी आप सबस्क्रिप्ट नोटेशन यूज करें, पैरेंथेसिस नोटेशन यूज करें, या आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करें, नोटेशन आप कोई भी यूज करें, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप लिखते हैं a of k या a of n या a of 2, उसमें वो 2 या वो n या वो k सबस्क्रिप्ट नंबर सबस्क्रिप्ट कहलाएगा, और a of k completely सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल कहलाएगा। Regardless of the notation, the number k in a of k is called a subscript, and a of k is called a subscripted variable. Here we are going to discuss an example of array. A linear array student is the name of linear array. A linear array student consisting names of 5 students in the following picture. Here is the picture of array in which we have stored 5 different names of the students like Amir, Adnan, Hasnain, Mustafa, Zayan, and these names are stored in array. You can see that Amir is stored at one location, Adnan is stored at second location, Hasnain is stored in third location, and so on. Keep in mind, if you are going to access Amir from array, then you have to write down a student of 1. When you will write down a student of 1, it will actually refer to Amir, because Amir is stored at one location. If you want to access Mustafa from 4th location of this linear array, then you have to write down a student of 4. A student of 4 will refer to the Mustafa, and you can easily access that value from 4th location. यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ 3 या स्टूडेंट ऑफ 4 या स्टूडेंट ऑफ 5, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट और फिर उसके बाद OF ऑफ लिखें और फिर 4 लिख दें। नहीं, हम लास्ट स्लाइड में पढ़कर आए हैं कि नोटेशन कौन सी हो सकती हैं। यानी जब आप लिखते हैं a ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ओवर, इसका मतलब है कि ये आपने लीनियर एरे ए की वन लोकेशन को एक्सेस करने के लिए लिखा है, राइट? तो जब आप यहां पर स्टूडेंट ऑफ 4 लिखेंगे या स्टूडेंट ऑफ 5 लिखेंगे, तो उसका तरीका ये होगा कि आपने स्टूडेंट लिखा, ब्रैकेट देने के बाद आपको 5 लिखना है और ब्रैकेट को ओवर करना है, which will refer to the 5th location of student variable, right? Linear arrays are called one-dimensional array because each element in such array is referenced by one subscript number.
देखिए ये जो लीनियर एरे है हमारे पास, इसको लीनियर एरे इस वजह से भी कहा जा रहा है, सॉरी, इसको वन डायमेंशनल एरे इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि आप इसमें मौजूद किसी भी एलिमेंट को जब एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करना पड़ता है। जैसा कि इस पिक्चर में अगर आप हसनैन को एक्सेस करना चाहें तो आपको सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करना पड़ेगा, दैट इज 3। लेकिन अगर आपका एरे वन डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल है, तो उस सूरत में आपको अपने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए दो सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करने पड़ेंगे। हियर इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन एरे। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो पिक्चर है वन डायमेंशनल एरे और राइट साइड पर टू डायमेंशनल एरे की पिक्चर मौजूद है। अगर आपको वन डायमेंशन एरे में से ज़ायान वैल्यू को एक्सेस करना हो तो आपको सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट नंबर यूज करना होगा, दैट इज 5। लेकिन अगर आपको टू डायमेंशन एरे में से 54 वैल्यू को एक्सेस करना है, विच इज ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर 54, उसको एक्सेस करने के लिए आपको दो डिफरेंट सबस्क्रिप्ट नंबर्स को यूज करना होगा। पहले आपको फिफ्थ रो बतानी होगी और फिर आपको फोर्थ कॉलम बताना होगा। यानी 5 और 4 ये दो वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ेंगी एज अ सबस्क्रिप्ट नंबर टू एक्सेस 54 फ्रॉम टू डायमेंशनल एरे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैक। Stack is another data structure. A stack is a basic data structure that can be logically thought of as a linear structure represented by a real physical stack or pile. देखिए स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक जस्ट लाइक एरे की तरह ही होता है, लेकिन एरे नहीं होता। कीप इन माइंड, मैंने कहा है कि जस्ट लाइक एरे की तरह, मगर एरे नहीं है। स्टैक में और एरे में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि एरे की किसी भी वैल्यू को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि एरे में आप किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देखें यहां पर इस स्लाइड पर आप अगर हसनैन को एक्सेस करना चाहें तो हसनैन को एक्सेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले लोकेशन 1 को ही एक्सेस करना होगा, उसके बाद लोकेशन 2 को एक्सेस करना होगा, फिर कहीं जाकर आप लोकेशन 3 पर मौजूद वैल्यू हसनैन को एक्सेस कर सकें। ऐसा कतई नहीं है। यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द थर्ड लोकेशन फ्रॉम लीनियर एरे। लेकिन अगर आप स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक में ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी स्टैक में से आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैक का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड से वैल्यू इंसर्ट की जाती है और एक ही एंड से वैल्यू डिलीट हो रही होती है। यानी आप इसके अंदर अमूमी तौर पे सिर्फ दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एक इंसर्शन और दूसरा डिलीशन, और दोनों ही ऑपरेशंस एक ही एंड से परफॉर्म होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ लें प्लेट्स की, कि एक प्लेट के ऊपर एक और प्लेट हो और उसके ऊपर एक और प्लेट हो और एक पूरा कंप्लीट स्टैक ऑफ प्लेट्स हो, तो जो प्लेट सबसे आखिर में रखी गई थी आप सबसे पहले उसी को ही उठाएंगे। यानी आप प्लेट को रखते हुए भी ऊपर से रखेंगे और उस प्लेट को रिमूव करने के लिए भी आपको सबसे पहले सबसे ऊपर वाली प्लेट को ही उठाना होगा। यानी इसमें इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से हो रही है।
स्टैक एक इंतहाई अहम डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये एक अलग डिबेट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैक कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हम इंशाल्लाह इस पे तफसील से बाद में जब वक्त आएगा तो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर है, एक चीज़। दूसरी बात कि ये लीफो मेथोडोलॉजी पर बेस करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज आल्सो कॉल्ड अ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट स्टैक में लास्ट में इंसर्ट किया जाएगा उस एलिमेंट को आप सबसे पहले ही एक्सेस करेंगे। हियर इज द पिक्चर ऑफ स्टैक। आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सबसे बॉटम में आपको वैल्यू 1 नजर आ रही है, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5। यानी इस वक्त आप ये समझिए कि जब आपने स्टैक में वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू की होंगी तो सबसे पहले 1 को इंसर्ट किया होगा, इसलिए 1 सबसे बॉटम में चला गया। फिर उसके बाद आपने 2 को इंसर्ट किया होगा तो 2 इस 1 के ऊपर आया है, फिर 3 ऊपर है, फिर उसके ऊपर 4 और उसके ऊपर 5, यानी 5 सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया होगा। लेकिन जब आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहेंगे तो सबसे पहले 5 को ही रिमूव करना होगा। यहाँ पे आप दो टर्म्स देख रहे होंगे, एक पुश और दूसरा पॉप। स्टैक में इंसर्शन के ऑपरेशन को पुश कहा जाता है और डिलीशन के ऑपरेशन को पॉप कहा जाता है। और यहां पर आप एक एरो देख रहे हैं जो 5 के साथ मौजूद है, ग्रीन कलर का एरो जिसमें टॉप लिखा हुआ है। असल में ये टॉप एक पॉइंटर वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा होता है जो एलिमेंट्स को इंसर्ट और डिलीट करने के लिए यूज हो रहा होता है। इस पे भी हम तफसीली गुफ्तगू स्टैक के चैप्टर में इंशाल्लाह करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है क्यू। क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर समवॉट सिमिलर टू स्टैक। तकरीबन ये स्टैक से ही मिलता जुलता है, लेकिन जिस तरह से स्टैक में सिर्फ एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन की जाती है, क्यू के अंदर इंसर्शन एक एंड से की जाएगी और डिलीशन दूसरे एंड से होगी। ये क्यू बिल्कुल आपके रियल वर्ल्ड क्यू से रिजेंबल करता है। यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप अगर कभी बैंक में बिल जमा करवाने जाते हैं तो जो शख्स सबसे पहले बिल जमा करवाने के लिए क्यू में लगा हुआ होगा, सबसे पहले वही प्रोसेस करेगा। और आप ये भी समझिए कि उस क्यू में बैक एंड से इंसर्शन होती रहती है, यानी लोग आके उस क्यू का हिस्सा बनते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, और जो सबसे आगे शख्स खड़ा होता है वो ही प्रोसेस करके वहां से रिमूव हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम फीफो कहते हैं, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिस तरह से स्टैक में दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, इंसर्शन और डिलीशन, यानी पुश और पॉप, इसी तरह से क्यू में भी सिर्फ दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, इंसर्शन और डिलीशन के। और यहाँ पर इंसर्शन को एन क्यू कहा जाता है और डिलीशन को डी क्यू कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बॉटम में आपको एक क्यू की पिक्चर नजर आ रही होगी जिसमें एक एंड से एन क्यू हो रहा है यानी इंसर्शन, और एक एंड से डी क्यू हो रहा है यानी डिलीशन। इसमें जिस तरह से स्टैक में एक पॉइंटर वेरिएबल टॉप यूज हो रहा था, यहाँ पर दो पॉइंटर्स वेरिएबल्स यूज हो रहे थे। एक पॉइंटर वेरिएबल इंसर्शन के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए और एक पॉइंटर वेरिएबल डिलीशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ वो पॉइंटर वेरिएबल्स फ्रंट और रेयर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज लिंक्ड लिस्ट। In computer science, a linked list is a linear collection of data elements whose order is not given by their physical placement in memory. Instead, each element points to the next. यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि जब आप स्टैक की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं या एरे की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए
मेमोरी का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। यानी अगर आप एक एरे क्रिएट करते हैं 100 एलिमेंट्स का, तो उस 100 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस स्पेस फ्री होनी चाहिए जहां पर एरे क्रिएट होगा। सेम केस विद स्टैक एंड क्यू एज वेल। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट की बात करते हैं और आप कहते हैं कि लिंक लिस्ट 100 एलिमेंट्स के लिए क्रिएट करनी है, तो देयर इज नो नीड टू हैव द कंटिन्यूअस स्पेस इन मेमोरी टू स्टोर अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में सबसे अहम फीचर हमें ये मिल रहा है कि हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। किस तरह कि हमने एक किसी फ्री लोकेशन पर एक एलिमेंट को रखा, नेक्स्ट एलिमेंट किसी और लोकेशन पे हम स्टोर कर रहे हैं। अब इनका आपस में लिंक कैसे क्रिएट होगा? जहां फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट स्टोर किया गया है, जहां फर्स्ट एलिमेंट क्यू का स्टोर किया गया है, वहीं पर ही नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि फर्स्ट एलिमेंट को रीड करके आप नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव हो सकें। It is a data structure consisting of a collection of nodes which together represent a sequence. आप देखिए इस पिक्चर में आपको बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। यहां पर नोड्स मौजूद हैं। इन नोड्स के दो सेगमेंट्स हैं या दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम कंटेंट या वैल्यू को स्टोर करते हैं और दूसरे पार्ट में हम नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करते हैं। हर नोड के बॉटम में आपको एक एड्रेस नजर आ रहा होगा, 3200, like 3600, 4000 and 4400. These are the different memory locations, or you may say that these are the addresses of the memory. यानी पहला जो आपका एलिमेंट होगा लिस्ट का 15, कंटेंट है 15 या डेटा है 15 या वैल्यू है 15, ये 15 वैल्यू 3200 एड्रेस पर मौजूद है। सेकंड वैल्यू जो 3 है वो 3600 एड्रेस पर मौजूद है। उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू 17 है, 17, वो 4000 एड्रेस में मौजूद है। और उसकी अगली जो वैल्यू है 90, वो 4400 में मौजूद है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दूं। देखें, ये एड्रेस है 3200, ये एड्रेस है 3600। यानी आप देखिए कि 3200 के बाद 3600 पर दूसरी वैल्यू मौजूद है। बीच में 400 लोकेशंस को स्किप किया गया है। उसके बाद अगली वैल्यू 4000 एड्रेस पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 4400 लोकेशन पे मौजूद है। ये जो 15 है यहाँ पर, ये 15 एक्चुअली वैल्यू है, 3 वैल्यू है डेटा, 17 वैल्यू है डेटा आइटम, 90 वैल्यू है डेटा आइटम। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू 15, वो स्टोर है 32 एड्रेस पे। अब 15 को एक्सेस करने के बाद हम 3 यानी अगली वैल्यू 3 पर कैसे मूव हो, उसका तरीकेकार ये है कि 15 के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मौजूद है, दैट इज 3600। तो ये 3600 हमें जंप करवाएगा कहां पर? 36 लोकेशन पे, जहां पर 3 एलिमेंट मौजूद है, स्टोर है। हम इसको एक्सेस करने के बाद इसके अगले एलिमेंट यानी 17 पे अगर जंप करना चाहते हैं, तो इस 3 के साथ 4000 जो एड्रेस मौजूद है, ये हमें जंप करवाएगा मेमोरी की 4000 लोकेशन पे, जहां पर हमारा अगला एलिमेंट यानी 17 मौजूद है, एंड सो ऑन। और जब हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट, तो उसके आगे फर्दर कोई और एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई और एड्रेस होता तो हम जंप करते उस एड्रेस पे, लेकिन यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है, विच मीन्स कि दिस इज द एंड ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। इसी तरीके से इसमें एक चीज और भी वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि हम अपने पहले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। 15 को एक्सेस करने के तरीकेकार ये होगा कि आपके पास एक अलग से इनिशियल वेरिएबल होगा, जिसको हम स्टार्ट भी कह सकते हैं या हेड भी कह सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस मौजूद है।
अब स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है 15 और इसका एड्रेस क्या था 3200। तो हेड या स्टार्ट वेरिएबल के पास 3200 होने का मतलब ये है कि जैसे ही हम स्टार्ट को पढ़ेंगे तो वी विल बी पॉइंटेड टूवर्ड्स 32 address to access the first element of the list, right? So this is all about linked list. Now let's talk about tree. Tree is also a data structure. A tree is a non-linear hierarchical data structure that consists of nodes connected by edges. देखिए आपने अभी लिंक लिस्ट को डिस्कस किया, वहां पर भी नोट्स थे और यहाँ पर भी नोट्स हैं, मगर इन दोनों में फर्क जो वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ रहा है वो ये कि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जबकि ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जबकि ट्री आपका हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर है। अब हायरार्चिकल डेटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? जिसमें लेवल्स मौजूद हों। लेट्स सी वाइड ट्री डेटा स्ट्रक्चर। कीप इन माइंड कि अब तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं लाइक एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, अब ये हैं सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और जब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि जितना ज्यादा वो डेटा स्ट्रक्चर बड़ा होगा, आई मीन जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस स्ट्रक्चर में स्टोर होंगे उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा उस किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। लाइक अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं किसी भी लीनियर स्ट्रक्चर में, लाइक एरे में या लिंक लिस्ट में, अगर आप सर्चिंग करते हैं, अगर आपके लिंक लिस्ट है उसमें 10,000 एलिमेंट्स हैं, या अगर आपके पास एरे है जिसमें 10,000 एलिमेंट्स हैं और यू आर गोइंग टू सर्च एन एलिमेंट और वो एलिमेंट जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, इवन देन यू हैव टू गो थ्रू टू एक्सेस 10,000 डिफरेंट लोकेशंस। यानी इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक एलिमेंट लिस्ट में मौजूद नहीं है उसके बावजूद हमें 10,000 कंपैरिजन करनी पड़ रही है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमें इस चीज से महफूज रखते हैं। कैसे महफूज रखते हैं ये फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस बात को हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्री को तफसील से देख रहे होंगे। खैर, other data structures such as arrays, linked list, stack and queue are linear data structures that store data sequentially. In order to perform any operation in a linear data structure, the time complexity increases with the increase in the data size. But it is not acceptable in today's computational world. Different tree data structures allow quicker and easier access to the data as it is a non-linear data structure। जो बात मैं अभी आपको समझा चुका हूँ वही मैंने यहाँ पर तहरीर की है। और ये है आपके सामने ट्री डेटा स्ट्रक्चर की एक शेप जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रूट है या एक स्टार्टिंग एलिमेंट है ए, और फिर उस स्टार्टिंग एलिमेंट से एक हायरार्की डेवलप हुई है उसके बाद बी, सी और डी की, यानी बी, सी और डी ये एक लेवल के एलिमेंट्स हैं, फिर उनके नीचे एक और लेवल है जिसमें ई, एफ, जी, एच, आई है, और फिर उसके नीचे सबसे एक और लेवल है जिसको हम जे और के में देख सकते हैं। यहाँ पर ये बात जहन में रखिएगा कि ए और बी और सी और डी ये जो आपको इनिशियल 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं इसमें ए डायरेक्टली कनेक्ट है बी से भी, सी से भी और डी से भी। लेकिन हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट या तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट एलिमेंट और अपने प्रीवियस एलिमेंट से ही कनेक्टेड होता है, इसके अलावा किसी और एलिमेंट से वो कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर में ये मानते हैं कि ए का नेक्स्ट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ बी है, इवन देन ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी एंड डी एज वेल। सॉरी, सिमिलरली सी का अगला एलिमेंट डी हो सकता है मगर सी डी से कनेक्ट नहीं है, सी जी से कनेक्ट है, और डी का अगला एलिमेंट ई है मगर डी ई से कनेक्ट नहीं है मगर डी डायरेक्टली कनेक्ट है एच और आई से। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इस पे फर्दर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे जब हम ट्री के चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। और फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। A graph is a non-linear data structure consisting of nodes and edges। इसमें भी nodes हैं, edges हैं,
The nodes are sometimes also referred to as vertices, whereas the edges are lines or arcs. यानी जब आप ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में ये जो नोड्स हैं लाइक A, B, C, D, E, these are considered as the vertices, and the connected lines यानी कनेक्ट जो लाइंस इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं इनको हम एजेस कहते हैं. More formally, a graph can be defined as a graph consists of a finite set of vertices and set of edges which connects a pair of nodes. यानी दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हम एज यूज कर रहे होते हैं और उन्हीं नोड्स को हम वर्टाइसेस का नाम देते हैं. तो बेसिकली ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस. ग्राफ की कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती. ग्राफ की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है. ग्राफ किसी भी शेप में फॉर्म किया जा सकता है. आपने देखा होगा कि ट्री के अंदर एक हायरार्की थी, यानी उसमें आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग नोड है और फिर उसके नीचे एक हायरार्की होगी, फिर उसके नीचे एक हायरार्की और फिर उसके नीचे एक और हायरार्की है एंड सो ऑन. मगर ग्राफ के अंदर हायरार्की नहीं है बल्कि इसकी कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्राफ किसी भी शेप में हो सकता है. तो ये थे हमारे 6 डेटा स्ट्रक्चर जिसको हमने डिस्कस किया है. Now we are going to discuss the types of data structure. We have two different types of data structures like linear data structures and non-linear data structures. In linear data structures, we have 4 different data structures like array, stack, queue, and linked list, whereas in non-linear data structures, we have just 2 like tree and graph. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक एलिमेंट का रिलेशन या कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट या प्रीवियस के साथ ही होती है. लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है. एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से किसी भी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है. नाउ व्हाट वी हैव discussed so far, this is all about the summary. Data are simple values. Data structure is logical or mathematical model of a particular organization of data. This is the formal definition of data structure. Array is a linear data structure. It is a collection of same data type elements. A stack is linear data structure based on LIFO methodology, last in first out. Queue is a linear data structure based on FIFO methodology, first in, first out. Linked list is a linear data structure which does not require continuous space to be stored. Tree is a non-linear data structure which is hierarchical, right? Keep in mind. And graph is a non-linear consisting of nodes and edges having no specific shape. So this is all about the chapter. उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे. लेकिन अगर इसके बावजूद आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेरे ईमेल एड्रेस पे skillopedia.academy@gmail.com. इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट्स कर सकते हैं. आप अपनी सजेशन, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.